नमस्कार। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। खबर की तह तक में खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड की अहम खबरों से रूबरू कराएंगे और खबर की तह तक में जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन सत्र चला 5 दिन तक और इस दौरान खूब बहस हुई, खूब चर्चा हुई। विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। अलग अलग अंदाज में विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन किया। सरकार की गारंटियों को लेकर निशाना साधा गया। बेरोजगारी, सरकार की गारंटी, महंगाई जैसे मुद्दे उठाए गए। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी हर एक सवाल का जवाब दिया गया और इसको लेकर काफी सियासत गर्माती रही। जो प्रदर्शन के तरीके थे उन्होंने भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। कभी सूखे हुए गोबर के साथ, कभी दूध के बर्तन के साथ, तो कभी सेब के डिब्बों के साथ ये प्रदर्शन हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए और इस पर चर्चा के लिए कैसा रहा यह शासन, कितना इससे जनता को फायदा मिला, कितने महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए, विपक्ष के प्रदर्शन और सत्ता पक्ष की गारंटियों पर किस तरह की बातें हुई, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे ब्यूरो मनोज धीमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आपने पूरा सेशन कवर किया हिमाचल प्रदेश का, कल स्थगित हो गया अनिश्चितकाल के लिए। किस तरह से इस सेशन को देखा जाए, कितना फ्रूटफुल ये सेशन लगता है और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसमें विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता नजर आया, सरकार को घेरता नजर आया और सरकार की तरफ से अपने जवाब मजबूती के साथ रखे गए? बिल्कुल नासिर, देखिए विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है वो 19 तारीख से शुरू हुआ था और 23 तारीख को इसका समापन हुआ। इसमें विपक्ष की अगर बात करें हम, तो विपक्ष ने सरकार को जगाने के लिए हर वो अनोखा प्रदर्शन किया जिससे सरकार कहीं न कहीं जाग जाए। और पहले दिन भी एप्रन पहन लिए, दूसरे दिन गोबर लेकर के विधानसभा पहुंच गए, तीसरे दिन दूध लेकर पहुंच गए, फिर डिग्रियां लेकर पहुंचे, उसके बाद कल सेब की पेटियां लेकर विपक्ष जो है वो प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं जो सुखू सरकार की गारंटियां थी, जो 10 गारंटियां चुनावों से आने से पहले दी गई थी जनता को, उनमें पूरी गारंटियां नहीं हो पाई हैं। मात्र 2 या 3 गारंटियां पूरी की है। तो कहीं ना कहीं जी विपक्ष जी लगातार बिल्कुल इन्हीं मनोज, गारंटियों को मैं लेकर आपसे के बिल्कुल, और सरकार ये को जिस सदन में तरह से घेरता हुआ गारंटियों की नजर बात आया। थी, प्रदर्शन की बात थी, दोनों की अपनी अपनी कोशिश होती है। सरकार का ये कहना होता है कि हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। सरकार ने अपनी तरफ से अपनी बात मजबूती से रखी, विपक्ष ने अपनी तरफ से अपना प्रदर्शन मजबूती से किया। तो इसको लेकर किस तरह की सियासत हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है? बिल्कुल नासिर, देखिए सियासत की बात करें तो सियासत एक बहुत ही बड़े लेवल पर जा चुकी है और पहली दफा ऐसा देखने को मिला है कि सरकार को घेरने के लिए सदन के बाहर यानी कि विधानसभा परिसर जी में इस तरह के अनोखे प्रदर्शन देखने को मिले। और जहां एक तरफ सरकार को घेरने का दबाव विपक्ष लगातार बना रहा था, तो सदन के अंदर भी अच्छी खासी गहमा गहमी जो है वो दोनों दलों के बीच हुई, जी क्योंकि बिजली का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया, साथ ही साथ बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर बेरोजगारी का था, जिसको लेकर के विपक्ष ने लगातार हंगामा किया। और आउटसोर्स और पैरा कर्मचारी, ये जो लोग हैं, इनको 6,000 और 4,000 वेतन जो है वो दिया जाता है। ऐसे में इनका घर चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है। इसको लेकर के भी सरकार के समक्ष ये लोग मिले हैं और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि 6,000 और 4,000 में वाकई में किसी का घर नहीं चलता। तो ये मुद्दा अहम मुद्दा बन गया था, जी जिसको लेकर के वॉकआउट भी हुआ और बाहर आके विपक्ष ने प्रदर्शन भी किया। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को बिल्कुल चिताने का प्रयास जो है विपक्ष द्वारा किया गया है। हालांकि 3 विधेयक भी इसमें पास किए गए और बड़ी बात तो यही कि तो 1 साल से मामला लटका हुआ था, डिप्टी स्पीकर नहीं मिल पा रहा था कांग्रेस को। अब कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर भी मिल गए। विनय कुमार को इसी सेशन के दौरान जो है वो डिप्टी स्पीकर बनाया गया। तो लगातार सियासत इन्हीं मुद्दों को लेकर गरमा रही थी कि आखिर जब सुक्खू सरकार के पास खजाना खाली है तो फिर गारंटियां काहे की दी। और ओपीएस जैसा एक बड़ा सवाल भी उठ गया था कि ओपीएस इन्होंने लागू की है तो कहीं ना कहीं जो सरकार का खजाना है उसमें कमी आ चुकी है, आर्थिक स्थिति सरकार की ठीक नहीं है और उसके बावजूद ये गारंटियां दे रहे हैं। विपक्ष ने जनता के उन मुद्दों को उठाया, जो जनता के साथ जुड़े हुए मुद्दे थे, उन पर काफी ज्यादा चर्चा जो है वो सदन में हुई। और इसी तरह की चर्चाएं बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार जनता के लिए चुनी गई है और सरकार को याद भी दिलाना चाहिए कि अगर उन्होंने गारंटी दी है तो पूरी भी करनी है और किस तरह से सरकार को चलाना है। ऐसे में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार सरकार पर हमला करते हुए नजर आए, साथ ही साथ सरकार के
अपने यानी कि कहा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार के अपने विधायकों ने भी सरकार को घेरने का प्रयास किया। नशे जैसे मुद्दे उठ नहीं, गए कांग्रेस कि आखिर सरकार के हिमाचल प्रदेश विधायकों में ने नशा किन बढ़ रहा मुद्दों है, पर सरकार बेरोजगारी एक को तरफ घेरा? हो रही है, तो विपक्ष की नशे की तरफ से तो रोकथाम के लिए सरकार क्या कर देखिए, रही है? ये एक होता है कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो कुछ भी काम करे, चाहे पहले बीजेपी की हम बात करें तो उन पर हमला कांग्रेस की तरफ से किया जाता था, उनके काम में कमी निकाली जाती थी, या फिर अब सुखू सरकार की बात की जाए तो विपक्ष की कोशिश होती है कि वो जनता की आवाज को भी बुलंद करे और सरकार पर सवाल खड़ा करना ये लोकतंत्र में होता है। लेकिन आपने जो एक बात कही कि कांग्रेस के इस विधायकों ने भी सरकार को घेरा, तो वो कौन कौन से मुद्दे थे जिस पर कांग्रेस के विधायकों ने सवाल खड़े किए? बिल्कुल नासिर, देखिए जो नशा है यानी कि चिट्टे का कारोबार है, काफी ज्यादा मौतें इससे हो चुकी हैं और सरकार गंभीरता से इस पर इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही थी। तो विधायक राजेंद्र राणा ने इसको उठाया, जो सुजानपुर के विधायक है, उन्होंने सदन में इस सवाल को रखा कि आखिर ये नशा कहां से आ रहा है और इसकी रोकथाम क्यों नहीं होती, बॉर्डर एरियाज को सील क्यों नहीं किया जाता। बड़े सवाल थे इसके ऊपर, तो सदन में इस पर भी चर्चा हुई है और सरकार ने यह मान भी लिया कि अब हमें जरूरत आन पड़ी है कि बॉर्डर एरिया को सील किया जाए, वहां पर और ज्यादा पुलिस की तैनाती की जाए और हर गाड़ी पर चेकिंग की जाए, हर गाड़ी की चेकिंग की जाए, ताकि ये नशा जो है ना पहुंच पाए। तो इसी तरह के कई अहम मुद्दे थे जिन पर सरकार को घेरने के लिए उसी के पक्ष के विधायकों ने ही सवाल लगा दिए। विक्रमादित्य सिंह ने भी कल कहा कि केंद्र से मदद हुई है। वाकई में वो नितिन गडकरी से मिले थे जब 367 करोड़ की जो लागत थी सड़कों का रखरखाव करना था जब आपदा के दौरान, तो वाकई में केंद्र से राहत मिली थी। तो उन्होंने भी ये कहा है कि अभी भी कुछ सड़कें जो है वो टूटी हुई है, उनकी मुरम्मत की जा रही है और केंद्र ने मदद की है। तो इस बात से वो कतई ऐतराज नहीं कर रहे कि मदद नहीं मिली। हालांकि सरकार ये कह रही है कि जो आपदा राहत में पैकेज मिलना था वो पैकेज जो है केंद्र ने नहीं दिया। तो विधायकों ने अपनी सरकार के समक्ष भी सवाल खड़े किए और नासिर, सबसे बड़ी अहम बात तो यह है कि जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा था उसको सरकार नहीं भुना पा रही है। हालांकि विपक्ष इस बात को उठा भी रहा था कि धर्मशाला में जो कैंपस बनना है उसके लिए भूमि का चयन हो चुका है और मात्र सरकार को 30 करोड़ 7 लाख रुपए जमा जो है केंद्र को जमा करवाने हैं, वो अभी तक नहीं हुए हैं, जिसके खिलाफ सड़कों पर अब धर्मशाला के बुद्धिजीवी लोग भी आ गए हैं। और कल एक अनोखा मामला और देखने को मिला जोरावर स्टेडियम के बाहर, जहां पर सरकार को चेताने के लिए बुद्धिजीवी लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ डाला, यानी कि गरुड़ पुराण पढ़ा है और उनको उम्मीद है कि सरकार जागेगी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो धर्मशाला में बनेगा। ऐसे में एक बड़ी सौगात थी ये धर्मशाला के लिए, जो आज राजनीति की भेंट चढ़ रही है। उसके बाद अगर बात कर ले तो विपक्ष ने सरकार को सीधे सीधे कह दिया है कि भाई अब तुम्हारे पास तो कुछ बचा नहीं है और गारंटियां कहां से पूरी होंगी। तो लेकिन सुक्खू सरकार अभी भी यही वादा कर रही है कि हम 5 साल के लिए आए हैं और 5 साल में ये सारी गारंटियां पूरी होंगी, क्योंकि गारंटियां ही इस बार मुद्दा रहा इस सदन का। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा ले लीजिए या फिर बिजली का मुद्दा ले लीजिए या फिर जो आउटसोर्स से कर्मी निकाले गए हैं, आउटसोर्स वालों को निकाल दिया गया है और उनके लिए कोई विशेष वो रणनीति तैयार नहीं कर पा रही है सरकार कि आखिर उनको रखेंगे कहां। हालांकि उनकी स्थिति भी दयनीय होती जा रही है और लगातार वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन कल सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह आश्वासन दिया है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन लोगों को एडजस्ट किया जाएगा और आउटसोर्स के खिलाफ जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि वो आउटसोर्स के माध्यम से नहीं रखना चाहते, क्योंकि 4 साल बाद भी किसी को निकाला जा सकता है या 8 साल बाद भी किसी को निकाला जा सकता है। तो धीरे धीरे सरकार आउटसोर्स कर्मियों पर भी बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है वो रणनीति तैयार करेगी और इनको भी भर्ती किया जाएगा। हालांकि भी कुछ भर्तियां जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने निकाली भी है। तो ऐसे में लगता है कि अब युवाओं के लिए ये एक बेहतर कदम होगा और जो आउटसोर्स कर्मी है उनके लिए भी एक राहत भरी बात जो है वो सुखविंदर सुक्खू की तरफ से कही गई है। तो देखना होगा कि सरकार जो बातें कहती गई है उन पर बिल्कुल मनोज, और बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो सियासत गरमाई हुई है, उत्तराखंड की सियासत भी गरमाई हुई है। देहरादून में आज विपक्ष का बड़ा कार्यक्रम है। भू कानून और मूल निवास को लेकर महारैली की जाएगी। कांग्रेस समेत अन्य दलों की ये महारैली होगी। प्रदेश सरकार के खिलाफ विपक्षी दल एकजुट होकर प्रदर्शन करेंगे, रैली करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में आज बीजेपी की तरफ से भी एक बड़ा कार्यक्रम है और ये युवाओं को लेकर है और इसका नाम दिया गया है मोदी है ना। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी का कार्यक्रम सुनियोजित षड्यंत्र है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राव शफात अली, हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ, जुड़े हुए हैं। राव शफात अली, अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग पार्टियों के, चुनाव नजदीक हैं, दावे सबके हैं जनता के दिल तक पहुंचने के लिए। कांग्रेस की जो महारैली है ये कितनी मजबूत लगती है आपको और क्या कुछ इसमें रहने वाला है? कांग्रेस के अलावा भी कौन कौन से दल हैं?
नासिर कुरैशी, देखिए आज उत्तराखंड की सियासत का जो पारा है वो उफान पर है और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आज बड़ी तकरार है। खासकर जी। राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पर राजनीति बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगी आज। एक तरफ अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का एक कार्यक्रम है, मोदी है ना। जी। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 25,000 युवा आज शामिल होने वाले हैं। और ये कार्यक्रम जो तर्क दिया जा रहा है ये है कि जो नए वोटर्स हैं उनको जोड़ा जाए, केंद्र सरकार की जो नीति है वो जनता तक पहुंचाई जाए। तो एक बड़ा कार्यक्रम है यूथ भाजपा का। इसके दूसरी तरफ अगर देखें तो देहरादून में जो राजधानी है यहाँ पर विपक्ष की तमाम जो पार्टियां हैं वो इकट्ठा हुई हैं और अच्छा। एक महाअभियान रैली के रूप में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है आज। और इसके पीछे जो अलग अलग कारण बताए गए हैं कि किस तरह से इस महाअभियान को किया जा रहा है, उसमें भू कानून है जो उत्तराखंड की बहुत बड़ी मांग रही है। जनता मांगती है कि भू कानून बनाया जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि भू कानून नहीं होना चाहिए, तो इस पर भी तकरार रहती है। लेकिन भू कानून को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है, रोजगार को लेकर के एक बड़ा मुद्दा है। तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, सबसे अहम महत्वपूर्ण तो इसमें भू कानून को लेकर के है कि भू कानून उत्तराखंड बनाया। हालांकि देखिए, इससे पहले ये बताना बहुत जरूरी होगा डॉक्टर नासिर के भू कानून के लिए भी एक कमेटी गठित कर दी गई है। तो ये राज्य सरकार ने कल ही फैसला लिया था कि जो भू कानून है उस पर भी जो कमेटी है वो अपना जो सुझाव है वो सुझाव लेने के बाद फिर राज्य सरकार को सौंपेगी। लेकिन उसके बाद क्योंकि आज का आह्वान था, विपक्षी पार्टियां थी, कांग्रेस थी और कांग्रेस के साथ जो अन्य दल है वो भी मौजूद थे और ये तमाम जो दल हैं मिलकर के राज्य सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश में है। और भू कानून इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, अलग अलग मुद्दे हैं। तो आज देखा जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये तकरार है। दूसरा, कांग्रेस का ये आरोप है कि बीजेपी ने जानबूझ करके आज जो, क्योंकि मोदी मैं हूं ना ये जो कार्यक्रम रखा है, तो ये जानबूझ करके रखा है और ये एक भाजपा का षड्यंत्र है ताकि विपक्ष का जो महाअभियान रैली है वो प्रभावित हो, वो उस पैमाने पर ना पहुंच पाए। तो आज देहरादून के अंदर राजनीति देखने को मिल सकती है बड़े पैमाने पर। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं राशिद शफ़ात अली की चुनाव लोकसभा का नजदीक है, दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी कोशिशें हैं। जनता तक पहुंचने के सिलसिले में राजनीतिक पार्टियों की रैली और उस तरह के प्रदर्शन कितना असरदार नजर आते हैं? बीजेपी की तरफ से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, मोदी है ना, इसको फोकस सिर्फ युवाओं पर ही किया जा रहा है और इसकी थीम क्या रखी गई है बीजेपी की तरफ से? देखिए नासिर, क्योंकि युवा देश का भविष्य होते हैं जी। और खास बात करें तो युवाओं के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहता है सभी राजनीतिक पार्टियों का। और यही वजह है कि जो यूथ बीजेपी है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री खुद इसमें शामिल होने वाले हैं, दूसरे जो युवा नेता हैं भाजपा के वो आज देहरादून में पहुंच रहे हैं। और यूथ को क्योंकि भविष्य माना जाता है और यूथ जिसके साथ आ जाता है, राजनीति के जानकार मानते हैं कि जीत उसी की निश्चित होती है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि 2024 बहुत करीब है, 4 से 5 महीने का वक्त इसको कह सकते हैं। और ये जितनी भी कवायदें नजर आ रही हैं, जितने भी प्रदर्शन प्रोटेस्ट नजर आ रहे हैं विपक्ष की ओर से, ये 2024 की कह सकते हैं कि एक तैयारी का सिलसिला है। जी। और अगर बीजेपी के इन दूसरे कार्यक्रमों की बात करें, जो कार्यक्रम बड़े हो रहे हैं, ये भी 2024 से जुड़े हुए राजनीतिक तौर पर देखे जा सकते हैं। और क्योंकि सब दावा कर रहे हैं कि आने वाला वक्त उनका है, विपक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि जी। 2024 में विपक्ष जीतेगा, इंडिया जीतेगी, और बीजेपी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 400 सीटें जीतेगी। हालांकि उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं डॉक्टर नासिर, जी। बड़ी सीटें नहीं है, लेकिन ये जो 5 लोकसभा की सीटें हैं बहुत महत्वपूर्ण है देश की सियासत में। और इस वक्त बीजेपी का इन पर कब्जा है। 2014 की बात करें, 2019 की बात करें तो यहाँ बीजेपी के ही सांसद जीत रहे हैं और जी। तीसरी बार अब बीजेपी का दावा है कि वो हैट्रिक लगाएगी, यानी इन 2024 में भी बीजेपी के 5 के 5 सांसद जीत करके आएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ आज के प्रदर्शन की बात करें तो भू कानून का मुद्दा देखिए लोकल स्तर का मुद्दा है, जी। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हालांकि लोकल स्तर का मुद्दा है यहाँ का, लेकिन ये प्रभावित करेगा 2024 के चुनाव को, क्योंकि ऐन वक्त में, ऐसे वक्त में ये प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष की ओर से, जो थोड़ा बहुत आने वाले वक्त में बीजेपी को नुकसान दे सकता है। लेकिन अगर यूथ की बात करें, यूथ को जोड़ने के लिए बीजेपी का ये बड़ा और मेगा प्लान है जो आज जिसका आयोजन बीजेपी कर रही है, मोदी मैं हूं ना, इसके नाम से, मोदी है ना इसके नाम से ये कार्यक्रम हो रहा है। और आज ये जो रैली है देहरादून में ही रहेगी। जी राशिद शफ़ात अली, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और चर्चा के लिए। और अब बात करते हैं पंजाब की सियासत की। पंजाब की सियासत भी काफी वक्त तक गर्माती रहती है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से पंजाब यूनिवर्सिटी में दिए गए उस बयान पर राजनीति गर्मा गई है जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणा का भी हिस्सा है। ऐसे में इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से
कहा जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात करेंगे ताकि हरियाणा के कॉलेजेस, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया था कि हरियाणा के कॉलेजेस को भी एफिलिएशन दी जाए, इसके लिए वो पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो अब आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो उपराष्ट्रपति ने कहा है हम उसका विरोध करते हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, ऐसे में भाजपा नेता की तरह बात न करें। पंजाब यूनिवर्सिटी में पंजाब का हिस्सा, एक तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह कहना है। पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की सिरमौर संस्था है। हरसिमरत हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी संवाददाता। हरसिमरत, क्या विवाद है पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर, और हरियाणा और पंजाब का हिस्सा जो है वो किस तरह से निर्धारित किया गया है? उपराष्ट्रपति के बयान के बाद अब किस तरह की सियासत गरमाने लगी है इस मुद्दे पर? क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी बात निकलकर सामने आई। 1966 के तहत जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें भी हरियाणा और पंजाब का जो हिस्सा था वो बांटा गया था। जिस तरह देखा गया है कि चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, तो ऐसे में यहाँ पर जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले से मौजूद हैं तो उसके ऊपर 60-40 का जो रेशो है वो बांटा गया है। सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी ही नहीं, आपको बता दें कि यहाँ पर जो विधानसभा है उसमें भी यही रेशो जो है वो रखी गई है, और इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जहाँ पर पंजाब और हरियाणा का दोनों का बराबर हिस्सा है। पर आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है पंजाब के कॉलेज तो एफिलेटेड हैं, पर अभी तक हरियाणा के कॉलेज एफिलेटेड नहीं हुए हैं। तो ऐसे में एल्यूमिनी मीट थी यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने ये बयान दिया है जिस पर सियासत गरमाई है कि हरियाणा का हिस्सा भी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन में होना चाहिए, जिसको कि आम आदमी पार्टी जो है वो डिनाई कर रही है। उनका कहना है कि पंजाब के तकरीबन 60 गांवों को उजाड़ कर चंडीगढ़ बनाया गया है, तो ऐसे में चंडीगढ़ पर भी जो हरियाणा का जो किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं बनता है, और इसके अलावा चंडीगढ़ पर पूरा का पूरा पंजाब का हिस्सा बनता है। वहीं यूनिवर्सिटी जो है वो भी पंजाब के गांवों पर ही बनी हुई है, तो ऐसे में सिर्फ पंजाब जो है वो यहाँ का हिस्सा है। यहाँ आम आदमी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन मालविंदर सिंह कंग ने तो यहाँ तक कह दिया कि उपराष्ट्रपति जो हैं वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नजर ना आए, बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह जवाब ना दें। तो ऐसे में ये जरूर मामला उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना साधा, और साथ ही साथ जो लोग सेंटर रोल अदा करते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं चाहे वो उपराष्ट्रपति हैं, उन सभी को कहा है कि सभी को जो है एक साथ लेकर चले, ना कि किसी एक पार्टी का नुमाइंदा बनकर काम करें। जी शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हरसिमरत पॉल आपका। और अब बात करते हैं हरियाणा की। भिवानी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। विशाल अन्नदाता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इस सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी, और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। एक बड़ी रैली, एक बड़ा कार्यक्रम, और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भिवानी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उनसे बात करेंगे। जितेंद्र, किस तरह का कार्यक्रम है आज ये बीजेपी का, कितना खास रहने वाला है? हमने कुछ नेताओं के नाम लिए, और भी कुछ कौन कौन से नेता आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम का नाम अन्नदाता सम्मेलन रखा गया है। किसानों के सम्मान में इस प्रकार का जो कार्यक्रम है चौधरी चरण सिंह की जयंती पर रखा जा रहा है। और अगर हम बात करें तो भिवानी के अंदर इसको लेकर के जो पहले से तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से लोहारू विधानसभा के अंदर इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहने वाले हैं। करीब 112 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी जो शुरुआत है वो आज यहाँ पर की जाएगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अन्नदाता यानी किसान के सम्मान को भी ध्यान में रखते हुए जो कई अहम बातें हैं वो इस रैली के माध्यम से निकल करके सामने आने वाली है। साथ ही साथ जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं, और प्रभारी विप्लव देव के भी यहाँ पहुँचने की जो जानकारी है वो अभी तक मिल पा रही है। हालांकि कार्यक्रम की अगर हम बात करें नासिर, तो कार्यक्रम करीब 1 बजे शुरू होगा
और 1 बजे के बाद किस तरीके की ये परियोजनाएं थी और किस तरीके से यहाँ पर किसानों के लिए जो बातें हैं वो निकल करके आती हैं, घोषणाएं निकल करके आती हैं, ये देखना काफ़ी अहम रहने वाला है। क्योंकि हरियाणा सरकार में बतौर कृषि मंत्री जेपी दलाल की भूमिका है, तो ऐसी स्थिति में किसानों के सम्मान को लेकर के अन्नदाता सम्मेलन जो ये रखा गया है, इसमें क्या कुछ बेहतर बातें जो है वो निकल करके आ रही है, किस तरीके से अन्नदाता के पक्ष में सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के जहां जानकारी दी जाएगी, तो वहीं आने वाले समय में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहने वाला है किसानों को लेकर के, किसानों की घोषणाओं को लेकर के, इसकी जानकारी भी इस अन्नदाता सम्मेलन के मार्फत मिलने वाली है। जी जितेंद्र, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन एक और खबर पर आपसे चर्चा करेंगे। एक तरफ अन्नदाता विशाल अन्नदाता सम्मेलन बीजेपी का, और उसमें बीजेपी के कई बड़े नेता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर और भी कई बड़े नेता शामिल होने वाले हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सिरसा में किसान मजदूर आक्रोश रैली का आयोजन किया है। आज सिरसा के हुडा ग्राउंड में यह आक्रोश रैली होगी और इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल होंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपक हुड्डा भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस के कई विधायक भी इस रैली में शामिल होंगे और एक तरीके से कहा जा रहा है कि आज से लोकसभा चुनाव का आगाज कांग्रेस की तरफ से इस रैली के माध्यम से कर दिया जाएगा। जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे स्टेट हेड, इस पर चर्चा करने के लिए। जितेंद्र, क्योंकि अब अलग अलग राज्यों की हम बात करें तो सभी जगह इस तरह का माहौल नजर आ रहा है कि चुनाव को लेकर तेजी शुरू हो चुकी है, रैलियों के जरिए जनता तक पहुंचने को लेकर। कांग्रेस की सिरसा में होने वाली रैली कितनी महत्वपूर्ण नजर आती है और क्या ये माना जाए कि हाँ, इस रैली के जरिए आज से शंखनाद हो जाएगा कांग्रेस की तरफ से चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से आक्रोश रैली खासतौर से जिस जगह पर रखी गई है वो भी अपने आप में एक चर्चा का विषय है, क्योंकि अपने आप में चौटाला का गढ़ जो है वो माना जाता है। अब चाहे उसमें दुष्यंत चौटाला की बात करते हैं या अभय चौटाला की, ओपी चौटाला की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सिरसा जो है उनका गढ़ माना जाता है। और ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर आक्रोश रैली की जा रही है, तो इस आक्रोश को लेकर के किस तरीके से यहाँ पर जो भाषण है वो रहने वाला है, क्योंकि एक और जहां सरकार का विरोध जो है वो लाजमी सी बात है विपक्ष की रैली के अंदर देखने के लिए मिलेगा, तो वहीं गठबंधन में मौजूदा सरकार है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए और खासतौर से जननायक जनता पार्टी के लिए किस तरीके से बातें निकल करके सामने आती हैं, क्योंकि अब जैसा कि आपने भी बताया नासिर कि अब जो स्थिति आ चुकी है वो आगामी जो चुनाव है, चाहे मिशन 2024 में हरियाणा के चुनाव की बात करें या फिर आम चुनाव की बात करें, उस चुनाव को देखते हुए ये तमाम रैलियां, ये तमाम जातीय समीकरण जो है वो साधे जाएंगे। क्षेत्रों के अंदर सेंध लगाने का जो कार्य है वो जो है अलग अलग नेताओं की तरफ से देखने के लिए मिलेगा और इस प्रकार की रैली भी देखने के लिए मिलेगी। तो कांग्रेस जो ये आक्रोश रैली कर रही है, इसमें किस तरीके से जनता के समक्ष जो है आक्रोश को रखती है सरकार को लेकर के, और फिर जैसा कि हमने जिक्र किया कि चौटाला के गढ़ को लेकर के, ये भी देखने वाली बात आज महत्वपूर्ण रहने वाली है कांग्रेस की इस रैली के अंदर। इससे पहले भी कई जो रैली है, कई जो कार्यक्रम है, उनका आयोजन देखने के लिए मिला है। आज भी इसी प्रकार का आयोजन अगर हम बात करें तो सिरसा के अंदर देखने के लिए नासिर मिल रहा है। जी शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए जितेंद्र आपका।